जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग जारी थी उसके 14वें दिन जाकर कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिससे कई लोगों को लगा कि शायद अब ये वॉर खत्म हो सकता है। दरअसल यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भैया हम झुकने को तैयार हैं और हम नाटो में शामिल होने की अब बात नहीं करेंगे। तो अब एक ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब बातचीत के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं हम इस बारे में ही बात कर ही सकते हैं कि क्या यूक्रेन की जिद के कारण यूक्रेन को जंग झेलनी पड़ी। क्योंकि अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का स्टैंड साफ था कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो अमेरिका की रशिया के ऊपर जो दबदबा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नाटो के रास्ते अमेरिका रशिया की सीमा के ऊपर आकर बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी जिम्मेदार तो ठहरा ही सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 14 दिन भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जारी हैं। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने को लेकर 3 बार बातचीत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मामला उस समय कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि इस बातचीत में यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए मानवीय गलियारा बनाने पर सहमति बनती नजर आ चुकी है। इसके बावजूद युद्ध के जल्द खत्म होने के आसार तब तक नजर नहीं आ रहे थे जब तक कि जेलेंस्की ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि भैया वो नाटो में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि रूस की ओर से मिसाइलों और बमों में यूक्रेन के शहरों को तबाह करने की पूरी ताकत थी और वो कर भी रहे थे। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी शर्तों को मनवाए बिना शायद ही युद्ध रोकने की बात करते, इसीलिए यूक्रेन को झुकना पड़ा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी बिना डरे अपने नागरिकों से रूसी सेना के खिलाफ युद्ध छेड़े रखने की अपील कर रहे थे, लेकिन आखिर में वो भी झुक गए। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस युद्ध में रूस एक विलन के तौर पर नजर आ रहा था, जिसने एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला कर उसे निस्तनाबूद करने की मंशा पाल ली है, और दुनिया भर के लोगों की हमदर्दी यूक्रेन के साथ थी। लेकिन सही मायनों में यूक्रेन को युद्ध में झोंकने के लिए व्लादिमीर जेलेंस्की जिम्मेदार कहीं ना कहीं नजर आते हैं। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने देश की सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों से करीबी बढ़ाने के लिए सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने की कोशिशें कर रहे थे, क्योंकि जो रूस पहले ही क्रीमिया और जॉर्जिया में जबरन घुस चुका है उससे बचने के लिए जेलेंस्की द्वारा किसी दूसरे विकल्प को खोजना जरूरी था। लेकिन ये विकल्प पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन नाटो ही हो सकता है। तो ऐसा मानना केवल व्लादिमीर जेलेंस्की की नासमझी ही कहा जा सकता है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लगातार चेताया कि व्लादिमीर जेलेंस्की की कोशिशों को रूस किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों के साथ जेलेंस्की की सैन्य संगठन नाटो में एंट्री पाने के लिए बातचीत तेज होने के साथ ही यूक्रेन की सीमाओं पर रूस के सैनिकों की भारी तैनाती शुरू हो गई थी। रूस ने मिसाइलों से लेकर कई घातक हथियार यूक्रेन की सीमा पर लगा दिए थे। ऐसे हालात में जब व्लादिमीर जेलेंस्की को पता था कि यूक्रेन की कोई भी हरकत रूस को भड़का सकती है, तो उन्होंने पश्चिमी देशों की शह पाकर व्लादिमीर पुतिन को लेकर उकसावे वाले कई बयान दिए। जबकि पुतिन लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहते रहे कि पश्चिमी देशों से दूरी बनाकर रखिए। लिखी सी बात है, जो सैन्य संगठन नाटो सोवियत संघ के टूटने की वजह बना हो उसे व्लादिमीर पुतिन अपने दरवाजे पर दस्तक देने वाले पड़ोसी क्यों बनाएंगे। इतना ही नहीं, एक ऐसा पड़ोसी जो पहले से ही अगल बगल के कई घरों में बिना रोक टोक के अपनी आवाजाही को सुनिश्चित कर चुका है और कहीं ना कहीं रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला जितना अहम यूक्रेन के लिए था उतना ही ज़रूरी रूस के लिए भी था। अगर जेलेंस्की रूस के साथ ही अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करते तो बहुत हद तक संभव था कि यूक्रेन के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद होता। ये खासकर तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार खुद ही रूस को सौंप दिए हों। आसान शब्दों में कहा जाए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अपने दुश्मनों की ताकत का अंदाज़ा लगाने और उससे भिड़ने का कदम उठाना चाहिए था, ना कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों के बलबूते पर युद्ध में कूदने का फैसला लेना चाहिए था। आखिरकार वही हुआ जिसकी पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी। तमाम पश्चिमी देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और रूस पर अलग अलग तरीकों से कई प्रतिबंध लगाकर अपने दायित्वों से छुटकारा पा लिया। यही वजह है कि अब व्लादिमीर जेलेंस्की पश्चिमी देशों को उलाहना देने में भी लगे हुए हैं। कभी कह रहे हैं कि कोई मदद करने नहीं आया, तो कभी कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों ने मुंह मोड़ लिया। हालांकि पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को युद्ध में पश्चिमी देशों के सहयोग ना मिलने पर उनकी आलोचना करने से शायद ही कोई नतीजा निकलेगा। यूक्रेन में पहले से ही रूस समर्थक नागरिकों की एक अच्छी खासी तादाद है। हालांकि ये अल्पसंख्यकों की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन रूसी भाषा बोलने वाले ये लोग रूस के समर्थक कहे जाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो डोनेट्स्क और लुहांस्क की तरह ये ही यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रूस समर्थक अलगाववादियों की आबादी अब खुलकर जेलेंस्की के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। युद्ध की वजह से कहीं ना कहीं यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ ही माहौल बनने लगा है। इन सब के बीच में क्रेमलिन ने युद्ध रोकने के लिए पुतिन की शर्तों के बारे में जानकारी दी है। यूक्रेन को अपनी सेना को खत्म करना होगा, संविधान में बदलाव कर हमेशा के लिए तटस्थ देश बनना होगा, क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानना होगा, डोनेट्स्क और लुहांस्क को एक अलग देश के रूप में स्वीकार करना होगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो जेलेंस्की की जिद और रूस के हमले को लेकर मूर्खतापूर्ण आकलन ने यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया है।
जबकि बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन बात वही होती है, जब आप किसी तीसरे इंसान पर भरोसा कर कर अपने ही घर को तोड़ने में लग जाते हो तो कहीं ना कहीं यही होता है। और देखिए आखिर में झुकना ही पड़ा और मानना ही पड़ा कि हाँ, हम नाटो की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया छुप गई खेत। जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका है। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।